इक्लिप्स मून के लोगों ने सेंट्रल प्लेन्स को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कभी नहीं छोड़ी। लास्ट बैटल के बाद वो वापस चले गए। रिट्रीट का मकसद सिर्फ अपनी घाव ठीक करना नहीं था, बल्कि इस टाइम को यूज करके और मददगार लोगों को रिक्रूट करने और एक बड़ी गैंग और एक बड़ी जंग शुरू करने का था। बर्फ से ठंडे समुद्र के ऊपर सुबह की मिस्ट इतनी गहरी थी कि कुछ भी नजर नहीं आता था। हवा में इतनी ठंड थी कि लगता था जैसे खून भी जम गया हो। स्काई ड्रैगन पायरेट्स के चौथे स्क्वाड ने वो विशाल फॉग के थ्रू सेल करते हैं और साउथ ईस्टर्न समुद्र में घुस गए। उनका टारगेट था सबसे ज्यादा प्रॉस्परस रिवर साउथ डोमेन। शिप पर जो पायरेट्स थे उनकी रैंक बिल्कुल क्लियर थी। सिर्फ ऑफिसर्स को कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहनने की इजाजत थी, और वो भी पुराने मॉडल्स के जो कि 10 साल पुराने थे। ऑर्डिनरी पायरेट सिर्फ मोटा कॉटन का कपड़ा पहनते थे कॉम्बैट के लिए। उनके बाल और आईलैशेस पर क्रिस्टल्स लगे हुए थे, पर सबके हाथ में लेदर वाइन सैक था और सब ठंड से बचने के लिए हार्ड लिकर पी रहे थे। शिप के बो पर फीनिक्स रेन अभी भी पतले कपड़ों में था। उसके सुपरनैचुरल पावर्स उसे ठंड से डरने नहीं देते थे। इस वक्त वो एक बड़ा सा ब्लैक लंप पकड़े हुए था, जो एक पुराना सैटेलाइट फोन था। लगता था काफी आउटडेटेड है और मॉडर्न फंक्शंस भी नहीं है, पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी और रीजनल सैटेलाइट सर्विलियंस को भी ब्लॉक कर सकता था। फोन उठते ही एक गहरे मेल वॉइस दूसरे एंड से आई। रिवर साउथ डोमेन आपका इंतजार कर रहा है। फीनिक्स रेन ने अपनी आंखें नैरो की और बोला, तो इस बार किस तरह के फोर्सेस वो हमारे अगेंस्ट यूज करने वाले हैं? लास्ट टाइम से ज्यादा नहीं, उसने जवाब दिया। ये तो इंटरेस्टिंग है। फीनिक्स रेन ने अपने पीछे देखा, जहाँ कई शिप्स बड़े जलते हुए बर्फ के समुद्र पर रिवर साउथ डोमेन के कोस्टल सिटीज की तरफ जा रहे थे। मैं भी काफी तैयार हो चुका हूँ। दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर इस बार जीतना है तो एक इंसान को मारना होगा। कौन सा इंसान? फीनिक्स रेन ने पूछा। वही जो तुम्हारे प्रोफेसी को तोड़ सके, उसने जवाब दिया। फीनिक्स रेन का नजर बहुत खतरनाक हो गया। उसने उस इंसान का सोचा, अगर वो इंसान ना होता तो इसकी टीम का कैजुअलिटी रेट इतना ज्यादा नहीं होता। ये भी कहा जा सकता है कि अगर उस इंसान का होना ना होता तो उनको अटैक करने से कभी डर नहीं लगता। हेवनली गॉड स्क्वाड को हटाने के बाद वो बिना रुकावट के आगे बढ़ सकते थे और सेंट्रल प्लेन्स के कई शहरों को अपने कब्जे में ले लेते। फीनिक्स रेन की नजर में उस इंसान का होना कैप्टन लेवल के किसी फिगर से भी ज्यादा ट्रबलसम था, जो इन्वेस्टिगेशन टीम से हो। रिवर साउथ डोमेन में वो इंसान कहाँ है? फीनिक्स रेन ने अपनी आंखें नैरो की और फोन के दूसरे एंड पर आवाज से पूछा। वो आवाज थोड़ी सी ठहरी और फिर मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे मारने में। अगले स्टेप के लिए तुम्हें। फीनिक्स रेन ने शांति से उसका पूरा जवाब सुना, और जैसे ही उस आदमी ने अपनी बात खत्म की, उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे बढ़ती गई। ये बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से हमें इतनी जरूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया। लेकिन एक चीज है जो मैं हमेशा सोचता हूँ। उसने अपनी आंखें नैरो की और एक मीनिंगफुल तरीके से पूछा, तुम कौन हो और क्यों हमेशा हमारी मदद करते हो? क्या तुम भी रिवर साउथ डोमेन के दुश्मन हो? फोन के दूसरे एंड पर कुछ देर का साइलेंस था। फिर उस आदमी की आवाज वापस आई। इससे फर्क पड़ता है? तुम मुझे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करोगे और खुद ही इंफॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी जज करोगे, लेकिन एक बात जो तुम पक्का कह सकते हो वो ये कि हम दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है, और वो है रिवर साउथ डोमेन को डील करना। फीनिक्स रेन की तरफ से सडनली आवाज बंद हो गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट खत्म हो गई थी और वो वैसे ही चला गया जैसे पहले गया था। फीनिक्स रेन ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। ये चीज फोर्थ स्क्वाड के कैप्टन कैन्यूड का ध्यान खींच गई। कैन्यूड ने कहा, तुम तो काफी खुश लग रहे हो। फीनिक्स रेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। अरे यार, मुझे तुम्हारे लिए एक जबरदस्त खबर देनी है। तुम इस बार काफी पैसा कमा सकते हो। अब मुझे तुमसे एक काम चाहिए। तुम्हें अपनी शिप की डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी। फीनिक्स रेन ने अपनी आंखें नैरो की और कहा, तुम्हारे पायरेट क्रू का टारगेट अब हेवनली सी सिटी हो गया है। तुम्हें मुझे एक मुश्किल इंसान को पहले मारने में मदद करनी होगी। कैन्यूड ने उसे उदास चेहरे के साथ देखा। एक मुश्किल इंसान जो मुझे डील करना है? फीनिक्स रेन ने अपने होठों पर उंगली रखी और बोला, टेंशन मत लो, हमारे लिए थोड़ा ट्रिकी है, पर तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। वैसे भी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हेवनली सी सिटी कितनी अमीर है। फीनिक्स रेन ने कहा। कैन्यूड ने हंसी के साथ जवाब दिया, रोनिन तुम अच्छा कह रहे हो। अगर मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम फिर अपनी लाइफ में कभी भी सेल नहीं कर पाओगे। फीनिक्स रेन ने हाथ फैलाए। मैं ऐसा काम नहीं करता। पर उसकी आंखों में एक छुपी हुई कंडेंसिंग मॉकरी था। अब बस जैसे ही हम मायूमी की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, हम नेवी को बच के निकल सकते हैं और अपोजिट शोर पे सेफली लैंड कर सकते हैं। जब वो वक्त आएगा तुम जो चाहे लूट लेना। पिछले आधे महीने से इक्लिप्स मून के नेक्स्ट मिशन को कंप्लीट करने के लिए ब्लिजर्ड सिटी ने अपना पूरा फोकस डाल दिया था। टेंगो स्क्वाड और सामसारा स्क्वाड को हर तरह के बेस्ट रिसोर्सेस दिए गए थे, सिटी के अंदर और बाहर भी। उनके बीच बस एक ही टॉपिक था, कब इक्लिप्स मून के साथ दोबारा लड़ाई होगी और अपनी पहली वाली बेइज्जती का बदला लेंगे। अब ब्लिजर्ड सिटी में इक्लिप्स मून को अनाइलेट करना सबसे जरूरी काम बन गया था, और इस गोल को अचीव करने के लिए बाकी सारी चीजें टेम्परेरी तौर पे साइड में रख दी गई थी। उस रात कॉम्बैट कमांड सेंटर के डिफेंस डिपार्टमेंट ने अचानक अलर्ट दिया, दुश्मन रिवर साउथ डोमेन के पास आ गए थे।
जब ये खबर मिली, जू जंग सबसे पहले अपने बेड से उठकर कॉम्बैट कमांड सेंटर की तरफ भाग गया। सिर्फ वही नहीं, सभी कॉम्बैटेंट्स अपने पोजीशन पर आ गए थे ताकि वो रात को अटैक के लिए रेडी हो सके। जैंगी दूसरी तरफ अच्छी नींद ले रहा था, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस की आवाज ने उसे तुरंत जगा दिया। उसका नींद हमेशा हल्का होता था और सबसे छोटी आवाज भी उसे जगा देती थी। जैसे ही वो उठा, जैंगी ने वक्त देखा, रात के 12 बज रहे थे। सैटेलाइट फोन पर जो नेम डिस्प्ले हुआ वो था लैंग शिंगचैन। उसने फोन उठाया और कनेक्ट किया। हेलो सेक्रेटरी लैंड, उधर से आवाज आई, कैप्टन जैंगी, दुश्मन आ गए हैं, प्लीज अपनी टीम को कॉम्बैट कमांड सेंटर भेजे जल्दी से, आज रात बैटल शुरू होगी। जैंगी का नजर तेज हो गया। मैं अभी आता हूँ। बिना किसी और बात के उसने बेड से उठकर कपड़े पहनना शुरू किए। उसके बाद उसने फ्लावर को लियांग और यांग शिनचिन को जगाने के लिए कहा। फिर अगले कमरे में लियांग और यांग शिनचिन को जगाया गया। इक्लिप्स मून के लोग आ गए हैं, रेडी हो जाओ, कॉम्बैट कमांड सेंटर में असेंबल होने के लिए चलना है। जैंगी अपने इक्विपमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा था जब वो बोल रहा था। कैप्टन लेवल का यूनिफॉर्म स्पेशली बनाया गया था और डैंग युआनबो के साथ पार्टनरशिप की वजह से उसे डैंग शेंगतोंग के यूनिफॉर्म का मॉडल मिल गया था। ये यूनिफॉर्म रीजन का सबसे एडवांस प्रोडक्ट था। इसके अंदर है कई हिडन पॉकेट्स जिसमें डैगर्स, मेडिसिन, बुलेट्स, बॉम्ब्स और दूसरे आइटम्स रखे जा सकते थे। ये हाई टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम कोल्ड को भी बर्दाश्त कर सकता था और जो पहले कॉम्बैट सूट वो पहनता था वो भी रीजन का लेटेस्ट मॉडल था। इसकी डिफेंस और प्रैक्टिकलिटी दोनों ही सुपर्ब थी। ऐसे सिर्फ 2 कॉम्बैट सूट्स थे पूरे टैंग फैमिली में। जैंगी एक्चुअली टैंग शेंगतोंग का स्पेयर कॉम्बैट सूट पहने हुए था। इक्विपमेंट पहनकर जैंगी ने डायमेंशनल स्पेस में रखे वेपन्स को चेक किया। सभी वेपन्स रेडी स्टेट में थे और किसी भी वक्त यूज करने के लिए निकाले जा सकते थे। गन्स का सेफ्टी ऑफ था और दूसरे कॉम्बैट आइटम्स और इक्विपमेंट्स भी परफेक्ट कंडीशन में थे। जैंगी ने अपने वेपन्स और इक्विपमेंट को रिकॉर्ड टाइम में कंफर्म किया। यांग शिनचिन और लियांग यू भी कोई कमी नहीं रख रहे थे। जैंगी के रूम से बाहर निकलते ही दोनों ने अपने आप को इक्विप किया और एक दूसरे को चेक किया। जहाँ तक फ्लावर का सवाल था, उसके शेप शिफ्टिंग नेचर की वजह से कोई सूटेबल वेपन नहीं था, पर उसका नेचुरल फर सबसे बेहतरीन आर्मर था। बैटल में बीस्ट आमतौर पर मॉडर्न ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। 15 मिनट बाद तीनों और उनका कैट विला से बाहर निकल रहे थे। जैंगी अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंस के साथ बोला, चलो लड़ाई शुरू होने वाली है।